हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप इडियम, फ्रेज, एंटोनिम सीरीज़ का, सिनोनिम सीरीज़ का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर डे एक वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, तो आप सीरीज़ में जाके उसकी अपनी तैयारी को देख के उसको और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमारे इडियम फ्रेज सीरीज़ का डे 4 है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज चौथा दिन है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का वर्ड है हमारा पहला, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है। स्टार्ट्स का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी काम को शुरू करना। फिट्स का मतलब रुक रुक कर, ठीक है, यानी कोई भी काम। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है कि कोई भी काम, जैसे काम स्टार्ट हुआ, फिर आप रुक गए, फिर स्टार्ट किए, फिर रुक गए, फिर स्टार्ट किए, फिर रुक गए। जैसे कंटिन्यूटी अगर ना रहे, है ना, मतलब वेन द वर्क इज नॉट इन अ कंटिन्यूएशन, ठीक है, उसी को कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। स्टार्ट से आप याद रखेंगे कि स्टार्ट होना मतलब शुरू होना, फिट्स मतलब रुक कर, यानी रुके फिर स्टार्ट किए, फिर रुके फिर स्टार्ट किए। तो इसी तरह के काम को कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जैसे रुक रुक कर, अनियमित रूप से, वेन वर्क इज डन इन अ इरेगुलर वे, है ना, जब अनियमित रूप से, इरेगुलर वे, रेगुलर का इरेगुलर हो जाता है, अनियमित, है ना, तो जब अनियमित रूप से कोई काम किया जाए तो उसी को बोलते हैं इरेगुलर वे, ठीक है। जैसे हमारी वीडियोस कंटिन्यू अपलोड हो रही हैं तो वो कहेंगे रेगुलर, लेकिन वहीं अगर कोई एक वीडियो आज डाला, एक वीडियो फिर 6 महीने बाद डालेगा, है ना, तो इरेगुलर कहलाएगा। तो वही जब काम कोई रुक रुक कर करे तो उसे कहेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। याद रखेंगे, फिट्स मतलब रुक कर, स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो रुकना फिर शुरू करना, रुकना फिर शुरू करना। तो इससे आपको याद आ जाएगा इरेगुलरली इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा बाय हुक और बाय क्रुक। देखिए आप सबका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि यू हैव टू क्वालिफाई द ट्रांसलेटर एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक। कहते हैं ना कि मुझे किसी भी कीमत पर ट्रांसलेटर बनना है, ठीक है, या मुझे किसी भी कीमत पर ट्रांसलेटर एग्जाम्स क्रैक करना है, तो आई हैव टू क्रैक द ट्रांसलेटर एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब यही होता है, किसी भी तरीके से, गलत या सही, या तो गलत तरीके या सही तरीके, किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से, है ना, बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी तरीके से हो आपको करना है। चाहे आपको मेहनत करके करना पड़े, चाहे आपको दिन में सोना पड़े, रात में सोना पड़े, दिन में जगना पड़े, रात में जगना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। आपको मेहनत करके, किसी भी तरीके से, कितना भी मेहनत करके आपको एग्जाम निकालना है। तो इसी के लिए कहेंगे जैसे बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, किसी भी ढंग से। नेक्स्ट है हमारा बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। देखिए लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है कि दिन दुगनी रात चौगनी। हिंदी का जैसे कि मुहावरा है कि दिन दुगनी भगवान करे तुम, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो, है ना, यानी कि बहुत तरक्की, किसी दिन, जब दिन में 2 गुना और रात को 4 गुना कोई तरक्की करे। ऐसे याद रखिएगा, लिप्स एंड बॉन्ड्स यानी दिन दुगनी रात चौगनी। इसके लिए क्या है, दिन दुगनी रात चौगनी एट अ रैपिड पेस, यानी काफ़ी तेज गति से जब हम कोई चीज़ कहते हैं, कोई भी डेवलपमेंट हो या कोई भी काम बहुत तेज गति से हो रहा हो, तो उसके लिए इडियम का प्रयोग किया जाता है बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाय अ व्हिस्कर। देखिए अब ध्यान लगाइए कि इसको याद कैसे करना है। देखिए स्किन ऑफ वंस टीथ, वन मतलब किसी भी टीथ का, जैसे टीथ है ना, किसी का दांत होता है, ये इनामेल का बना होता है। किसका बना होता है, ENAMEL, इनामेल का। और एक सवाल का ध्यान रखिएगा कि विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर का सबसे हार्ड अंग कौन सा है। एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, अगर जिसमें जीके रिलेटेड क्वेश्चन आते होंगे, तो उसका है यही इनामेल। आपके तीथ का जो वाइट कवरिंग है ना, ये जो तीथ है ऊपर से एक वाइट कवर लगा है, जो आपका तीथ चमकता है ना, तो वाइट कलर का जो है वो इनामेल कहलाता है। तो इनामेल ही है। तो वही कह रहे हैं कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी अब मान के चलिए किसी का तीथ है, तीथ का स्किन वही इनामेल पार्ट, एकदम पतला पार्ट, तीथ के ऊपर का जो लेयर है, उतना से, या बाय विस्कर, विस्कर का मतलब होता है बाल बराबर, है ना, एक पतला सा बाल आप देखिए होंगे कितना पतला होता है, तो उतने से, यानी उतना से अगर कोई बचता है उसी को कहते हैं थोड़े से अंतराल से। ऐसे नहीं कहते कि वो बाल बाल बचा, एकदम बाल बराबर भी मतलब जगह नहीं था उसमें, ऐसा कहते हैं ना, तो उसी को बहुत कम, यानी नैरो, बाय अ हेयर ब्रेथ,
है ना, बाल के बराबर। जैसे बगल से आपके कभी कभी जैसे बाइक वगैरह चलाते होंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ठीक जा रहे हैं, सामने वाला एकदम तेजी में आएगा और आपके एकदम बाल बराबर बगल से गुजरेगा, वही बाई या विस्कर, उसी को कहते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस डेथ। ठीक है, क्लियर होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार में क्लियर ना हो तो आप उसको फिर से याद करिए, लिखिए, कंप्लीट करना है। एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ ट्रांसलेटर एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक। फिर नेक्स्ट है हमारा कैरी द कोल टू द न्यू काशल। देखिए काशल का मतलब मैंने क्या लिखा, महल, CASTLE। तो देखिए कास्टल नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, काशल। क्या पढ़ेंगे, काशल। तो काशल का मतलब था महल। अब मान लीजिए कैरी द कोल, कोई आदमी सर पे कैरी करके कोयला जो है वो नए महल में ले जाएगा, इसका कोई तुक बन रहा है, मतलब फालतू का मेहनत कर रहा है। भाई कोई महल बनाया है तो पहले के समय में जैसे कि कोयले से खाना वगैरह मान लीजिए बनता था, है ना, कोयले का प्रयोग ज़्यादा था, LPG सिलेंडर तो था नहीं, राजा महाराजा थे कि भाई ठीक है इंडियन गैस वाले को फ़ोन कर देंगे, भाई पहुंचा दो गैस, ऐसा तो था नहीं, कोयले का यूज़ होता था। तो अब समझिए कि कोई नया महल बनाया है। अब नया महल बनाया है तो भाई वो जो बनाया होगा तो सारी व्यवस्था वहाँ पे पहले से ऑलरेडी करके रखा होगा। अब वहाँ पे आप कोयला लेके जा रहे हैं बाहर से एकदम, तो ये व्यर्थ काम है, यानी बेवजह का मेहनत आप कर रहे हैं। कोई नया महल बनाया है यानी सारी व्यवस्था उसमें पहले से है। महल ऐसे ही नहीं होता, महल का मतलब सारी सुविधाएं पहले से हैं। अब वहाँ पे आप कोयला ले जा रहे हैं, इसको ऐसे याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप रिलेट करके कुछ भी कहानी मनगढ़ंत बना के याद कर सकते हैं। तो ये बेवजह यानी कि बेवजह मेहनत कर रहा है कोई, कि भाई नया घर कोई बनाया है, अब उसमें सारी सुविधाएं होंगी। अब मान के चलिए जैसे कि घर कोई बनाया, अब कहिएगा कि बाहर से पानी बाल्टी से लेके जाएगा, ये कोई बात है भाई? कोई घर बनाएगा तो उसमें टंकी भी रखेगा, मोटर भी रखेगा, पानी की सिस्टम भी रखेगा। वैसे पहले महल बना करते थे तो सारी सुविधाएं उसके अंदर हुआ करती थी। तो ये जो कोयला बाहर से ले जाना ये व्यर्थ मतलब बेकार काम है, बेवजह मेहनत करना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वैसा काम जो कि इसमें आपका एनर्जी ऊर्जा खर्च करना जो कि व्यर्थ है और समय मतलब क्या कहते हैं ऊर्जा की बर्बादी है, यानी व्यर्थहीन काम, बेवजह मेहनत करना को कहेंगे कोल, कैरी द कोल टू द न्यू काशल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेरी कोशिश यही है कि आप ये जो इडियम आए आप पढ़ें, आपको ये कहानी ध्यान आ जाएगी, कोयला काशल मतलब महल, नए महल में क्यों ले जाएगा बेवजह काम, बस ऐसे याद आ जाए, इसलिए मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। तो अगर कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, नेक्स्ट हमारा स्वाइन का मतलब होता है सुअर और पल्स का मतलब होता है मोती। क्या होता है, मोती। अगर सुअर के सामने मोती रख दिया जाए तो वो कोई बढ़िया काम तो होगा नहीं, व्यर्थहीन काम है, यानी एक तरीके से उसके हाथ में वहाँ सूट नहीं करेगा वो चीज़, है ना। तो इसी का हिंदी में क्या है कि बंदर के हाथ में नारियल, यानी कि वैसे आदमी को आप कोई काम दे रहे हैं जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, सूट ही नहीं करता उसमें, है ना। किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जो उसका मूल्य न समझे। अब बंदर को नारियल दे दीजिएगा, उसको क्या मतलब है, केला दीजिए तो समझ में आए वो खाएगा, उसका मतलब समझता है वो, नारियल से क्या करेगा। तो वही चीज़ है कि अगर किसी पर्ल को, मोती को आप सुअर के सामने रखेंगे वो उसका महत्व नहीं समझता, तो वही कहेंगे बंदर के हाथ में नारियल वाली कहावत हो गई, वही बात हो गई। ठीक है, इससे आप ध्यान रखेंगे। अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, सीधी बात है कि सही चीज़ गलत आदमी के हाथ में होना, इसी को क्या कहते हैं, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कासल्स इन द एयर। देखिए कासल का मतलब अभी मैंने बताया क्या है, महल, है ना, महल। अब महल इन द एयर, अब हवा में महल बनाना नहीं कहते हैं, ये भाई हवाई बाजी मत कर यार, हवा में महल क्यों बना रहे हो, किला क्यों बना रहे हो। जैसे दिन में सपने नहीं देखते हैं कोई ओ कि हाँ मैं IAS बन जाऊंगा तो ये करूंगा, मैं ट्रांसलेटर बन जाऊंगा तो मेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी, मुझे इतना दहेज मिल जाएगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, है ना। तो ये सब, अब बगल में एक दोस्त का भाई 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 ये डोंट मेक कासल्स इन द एयर, है ना, कि आप हवाई किले मत बनाओ यार। हवाई किले बनाना यानी एक तरह से दिन का जो स्वप्न होता है उसको भी कह सकते हैं। तो मतलब कि बात धरातल पे कुछ नहीं है, बेसलेस टॉक कह सकते हैं इसको, कि आप बस सोचे जा रहे हैं, थिंक करके वो चीज़, वो रियलिटी में नहीं है। तो वही है डे ड्रीम, जैसे वही ना दिन का सपना, दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं। अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड,
यानी ऐसी चीज़ें बताना जो भरोसे के लायक नहीं, मतलब एक तरह से कि उसको विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे भाई ठीक है, ट्रांसलेटर बनोगे तब की बात है। तो ये हवाई किले बनाना, एकदम बोले जा रहे हैं कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, और मेहनत कर नहीं रहे। तो ये कासल्स इन द एयर, कासल महल, महल और एयर मतलब समझ में आ जाएगा कि हवाई किले बनाना। नेक्स्ट है महल किला एक ही हुआ। कैट एंड डॉग लाइफ। अब देखिए, कुत्ते और कैट का मतलब समझ ही रहे हैं, कुत्ता, डॉग का मतलब कैट का मतलब बिल्ली और डॉग का मतलब कुत्ता। तो अब बिल्ली, कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी नहीं कहते कि एकदम क्या हो गया यार, एकदम कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी बन गई है, मतलब कलहपूर्ण जीवन, हमेशा किच 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 किच। जैसे कुत्ता बिल्ली अगर सामने आ जाए क्या होता है, जैसे ये कैट है, ये डॉग है, अभी बिल्ली और कुत्ता अगर आमने सामने आ जाए तो कुत्ता दौड़ा लेगा बिल्ली को, बिल्ली भी इधर से बोलेगी उधर से, मतलब भाग दौड़, एकदम लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा दोनों में। दोनों को ऐसे मतलब पसंद नहीं करते हैं, भले अगर शुरू से बचपन से साथ में रहे तो ठीक है, फ्रेंडली रहेंगे। तो क्या मतलब है कि वो ये बोलेगा वो बोलेगा, भाग दौड़ मचाएगा एकदम, यानी कलहपूर्ण जीवन, शांत प्रिय जीवन नहीं रहेगा। कैट एंड डॉग लाइफ, यही है ट्रबलसम लाइफ, बहुत परेशानी अगर आपके लाइफ में है तो उसे कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। ऐसे याद रखेंगे कि कैट और डॉग अगर सामने आ जाए तो दोनों एकदम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, यानी एकदम कलह मचा के रख देंगे। ठीक है, भागम भाग, इधर उधर, ये सामान टूटेगा वो सामान टूटेगा, वो उसको पकड़ेगा वो उसको पकड़ेगा। ठीक है, तो ये कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब कलहपूर्ण जीवन, ट्रबलसम लाइफ। देखिए नेक्स्ट है कैच और टाटर। देखिए टाटर उसको कहते हैं जो थोड़ा सा वो मतलब वो चिड़चिड़ा आदमी हो, है ना, काफ़ी एकदम गुस्सा टाइप का चिड़चिड़ा आदमी एकदम। तो अगर आप कैच का मतलब सामना करना, फेस करना, एक कैच होता है पकड़ना भी क्रिकेट वाला, ये कैच यहाँ पे मीनिंग क्या होगा कि सामना करना। अगर आपका सामना किसी शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से हो जाता है तो उसे कहते हैं कैच अ टाटर। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, टाटर का मतलब ऐसा आदमी जो चिड़चिड़ा है। अब चिड़चिड़ा आदमी है तो आप उसका सामना पड़ जाए, यानी वो आपके पास आएगा, आप कुछ भी उसको बोलेंगे समझेगा नहीं आपकी बात, है ना, तो वो क्या करेगा, हर बात में फिर आप ही को कहेगा ऐसा वैसा, आपको डांटेगा। ठीक है, हो सके तो चिड़चिड़ा है मार भी दे। तो एक तरीके से वो आप ऐसी सिचुएशन का सामना करने लगते हैं उस टाइम पे जो काफ़ी बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है, वो आपके लिए, वो इंसान आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो वही है चिड़चिड़ा आदमी, यानी बहुत बड़ी परेशानी समझिए इसको। ठीक है, और सामना होना, यानी बहुत बड़ी परेशानी से जब सामना होता है तो उसको कहते हैं कैच अ टाटर। क्लियर है। टू ग्रैपल विथ अनएक्सपेक्टेड फॉर्मिडेबल अपोनेंट, यानी ऐसी जो मतलब शत्रु या ऐसा परिस्थिति से सामना होना जो कि बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए बन जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कैट्स पॉ। देखिए कैट, पॉ, पॉ का मतलब होता है पंजा। देखिए बिल्ली या कुत्ते, किसी का भी जो पंजा होगा ना पैर, आप अगर आपने गौर से कभी देखा होगा तो उसका काफ़ी मुलायम होता है पंजा। क्यों मुलायम होता है, क्योंकि अगर वो ऊंचे जगह से जंप करे तो उसके पैरों में चोट ना आए, तो वो गद्देदार होता है, पैडेड फीट टाइप का, थोड़ा सा एकदम वो मुलायम होता है। तो कैट्स पॉ, इसका मतलब ये क्या है कि कैट का पॉ, यानी किसी आदमी को जब आप अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे एकदम मुलायम मुलायम, एकदम मुलायम कहने का मतलब काफ़ी कोमल वचन से बात करते हैं। अरे भाई तुम ही तो हो मेरे लिए, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, प्लीज़ ज़रा ये, तुम्हारे सुनते हैं कि तुम्हारे यहाँ एक रेंटर रहते हैं, रेंट लेके बैंक के मैनेजर रह रहे हैं सुनते हैं, तो ज़रा उनसे मेरा काम करवा दो यार, थोड़ा सा देख लो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। अगर ऐसे बात आप किसी से कहते हैं तो यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन एज कैट्स पॉ। ठीक है, कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी और का अगर आप किसी को टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, यानी उस आदमी से आपकी दोस्ती हमेशा अच्छी नहीं रहती, लेकिन आप काम के समय उससे बहुत दोस्ती बढ़ा लिए, आप उसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं आप उस काम के लिए। तो निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, है ना, तो वो कैट्स पॉ कहलाएगा। वो सामने वाला जो इंसान जिससे आप काम करवाना चाह रहे हैं स्वार्थवश, उसको अच्छी अच्छी बातें कह के, वही हो जाएगा कैट्स पॉ। ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। कैट्स पॉ से याद आ जाएगा, कैट्स पॉ क्या होता है, काफ़ी मुलायम होता है। तो मुलायम से आपको याद है, काफ़ी मुलायम मतलब कोमल कोमल वचन कहते हैं। आप किसको कहते हैं, अपनी काम कराने के लिए, अपना काम आपका हो जाए इसलिए आप किसी और से कहते हैं, तो वो इसी को कहते हैं कैट्स पॉ। ठीक है, नेक्स्ट है च्यू द कर्ड। देखिए दही, कर्ड का मतलब होता है दही, दूध से दही बनता है, और च्यू का मतलब होता है क्या, चबाना। अब एक बात बताइए, दही अगर आप खाते हैं तो वो तो आप खाएंगे, उसको चबाने की ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती, वो सीधा अपने आप पे आपके फूड पाइप होते हुए स्टोमक में चला जाएगा, उसमें ऐसा कोई चबाने लायक चीज़ नहीं है, हार्ड सब्सटेंस वो नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें क्या कह रहा है, च्यू द कर्ड,
अगर कोई दही को भी चबा रहा है, ऐसा कब होता है? जब आप कुछ सोचते हैं, यानी सोचने के क्रम में आप क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि आपको करना क्या है। तो ऐसी स्थिति कब आती है कि दही को भी आदमी चबाने लगे। जैसे रोटी खा रहा है, ठीक है, रोटी को चबा रहा है, क्योंकि उसका छोटा टुकड़ा नहीं होगा तो आपके पेट में ही नहीं जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन दही को चबाना, यानी कि आप भूल गए, आप इतने ख्यालों में खो गए हैं कि आपको दही भी चबा रहे हैं, यानी मनन करना, किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच रहे हैं। आप दही चबाए जा रहे हैं, खाना आपके मुंह में है दही, उसको चबाए जा रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, मतलब मनन करना किसी चीज़ पे। टू पॉन्डर ओवर, पॉन्डर का मतलब, पॉन्डरिंग का मतलब भी होता है सोचना, थिंकिंग का पॉन्डरिंग भी ऐसे कह सकते हैं सिनोनिम। और मेडिटेट, काफ़ी ध्यान करना, मनन करना, वही कहेंगे च्यू द कर्ड। अगर कोई इंसान दही को चबा रहा है, यानी कि वो सिचुएशन आपके फिगर बनना चाहिए आपके दिमाग में कि आप एक इंसान हो, एक इंसान के आपके सामने आएगा और वो दही को चबा रहा है खाते समय डाइनिंग टेबल पे। इसका मतलब वो कुछ सोच रहा है, उसका ध्यान एकदम वहीं पे है और दही को चबाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चिकन हार्टेड। अब चिकन का मतलब चिक से चिकन, चिकन का मतलब जैसे मुर्गा या मुर्गी का बच्चा को चिक कहते हैं, है ना, चिक। तो अब मुर्गा का बच्चा, उसका हार्ट कैसा होगा? बच्चे का दिल तो काफ़ी क्या होता है, एकदम कमज़ोर होता है ना, उसको जरा सा एकदम कस के बोल दीजिए भाग जाएगा, रोने लगेगा। तो जैसे मुर्गे का बच्चा अगर है, कोई चिक है, तो चिक के जैसा अगर किसी का हार्ट है, तो मुर्गा का बच्चा तो जरा सा कुछ आप कस के बोलिए भाग जाएगा, थोड़ा सा अगर आप उसको पकड़ने के लिए करिए उधर भाग जाएगा। यानी काफ़ी कमज़ोर दिल का जो आदमी होता है, कायर आदमी, उसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। कोवार्ड जिसको कह सकते हैं, डरपोक, है ना। चिकन हार्टेड मतलब मुर्गे की बच्चे की तरह किसका हृदय होगा? कायर आदमी का, बलवान आदमी का तो होगा नहीं। जैसे लैकिंग करेज, जिसमें करेज की कमी हो, और कोवार्डली, कोवार्डली मतलब वही डरपोक। ठीक है, तो चिकन हार्टेड का याद रखेंगे कि मुर्गे की बच्चे का हार्ट कैसा होगा? काफ़ी कमज़ोर होगा। तो कायर आदमी का कमज़ोर हृदय। अच्छा आदमी, जो स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो तो किसी भी सिचुएशन को फेस करता है। आपको ट्रांसलेटर एग्जाम्स में कितने भी तैयारी में दिक्कत आए, आप फेस करेंगे। लेकिन वहीं कुछ चिकन हार्टेड होंगे, क्या करेंगे? वो तैयारी छोड़ देंगे, नहीं यार नहीं हो रहा है, डर लग रहा है हमको, पेपर आ गया, छोड़ो हटाओ, नहीं जाएंगे देने। बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो आपको अपनी तैयारी निरंतर करनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक मतलब समझ ही रहे हैं मुर्गा, और बुल का मतलब समझ ही रहे हैं क्या है? सांड। तब सांड, ये स्टोरी, कहानी। अब किसी को आप ऐसे कॉक और बुल की स्टोरी नहीं कहते हैं। बच्चा जो होता है, तो बच्चा जब नहीं अगर सो रहा है, तो उसको पहले के ज़माने में दादी या बाबा जो हैं उसको कहानी सुनाया करते थे। आपके पास तो डिजिटल ज़माना हो गया, अब तो बाबा दादी बहुतों के नसीब में नहीं है, और जिनके हैं भी, तो अब बच्चे जो हैं वो फ़ोन में लगे रहते हैं। छोटे बच्चे, माता पिता के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि उनको कहानी सुनाए। शायद ही कुछ माता पिता ऐसे होंगे। तो पहले क्या करते थे, बच्चा अगर नहीं सो रहा था, अच्छा ठीक है इधर आओ, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। अब कहानी में क्या है, आपको कहानी, अब रोज़ कहानी थोड़ी ना आपको कहाँ से लाएंगे आप। तो कोई भी कहानी, बच्चा है वो तो भरोसा कर लेता है आपकी बातों पे। देखो ऐसा था कि एक मुर्गा था और एक सांड था, बुल था, एक कॉक था। तो वो दोनों में दोस्ती हो गई, जा रहे थे, फिर एक दिन मार्केट गए। ऐसे ऐसे आप कुछ भी उसमें ऐड करते चले जाते हैं और एक कहानी, स्टोरी जो है वो आप बना लेते हैं, बच्चों को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। तो यही है कि जब आप मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं, तो कुछ भी नया नया पात्र आप उसमें डालते हैं, कैरेक्टर। तो उसमें जैसे एक मुर्गे का और एक सांड की कहानी आप सुनाने लगे, तो उसी को कहते हैं मन गढ़ंत कहानी, यानी मन से बनाई हुई कोई भी कहानी, अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कॉक एंड बुल स्टोरी यानी बच्चे को समझाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी जो बनाया जाता है, बच्चे के लिए नहीं, कोई भी। जैसे मान लीजिए अपराधी कोई पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तो अब वो बचने के लिए कोई कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाने लगेगा, मनगढ़ंत कहानी, झूठी बात, कोई कहानी बना के, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, आज का लास्ट है हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स। नहीं कहते हिंदी में, मुहावरे में, मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ मेरे सामने, यानी दिखावटी आंसू। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, और टीयर मतलब होता है आंसू। तो मगरमच्छ के आंसू यानी कि आपके प्रति उसके अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन आपका कुछ नुकसान हुआ है तो झूठ मूठ का, अरे भाई तुम्हारे दुख से ज़्यादा तो मुझे दुख हो रहा है, जानबूझ के आपके सामने रोने लगेगा। दिखावटी आंसू मतलब, है ना, फेक फीलिंग आपके सामने दिखाता है वो। तो दिखावटी आंसू को क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल टीयर। मगरमच्छ के आंसू रोना, उसी को कहते हैं, उसी का इंग्लिश में क्या है? क्रोकोडाइल टीयर। एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है पेन, दर्द, पीड़ा, कष्ट। ठीक है, तो यही है क्रोकोडाइल टीयर, दिखावटी आंसू। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा और तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और आप रिवीजन कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, तो आप एक
इडियम फ्रेज का मुझे मतलब जो है मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बेक, BEC की बेक एंड कॉल। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं। बेक एंड कॉल, BEC के बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का क्या मतलब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि तैयारी करना है तो दोस्तों मज़े से करिए और एकदम खुशी मन से करिए और मन लगा के करिए, नहीं तो फिर तैयारी मत करिए। कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का, गार्जियन का पैसा बर्बाद करने का। तैयारी अगर कर रहे हैं ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तो मन से करिए, और मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 1000, 2000, 50,000 इस तरह के लोग नहीं चाहिए, व्यूज़ भी नहीं चाहिए ज़्यादा। मुझे चाहिए कि 10 लोग ही देखें, लेकिन जो लोग देखें वो सीरियसली देखें और उनसे सीखें कुछ, है ना। तो आप अगर जान रहे हैं बेक एंड कॉल का तो उसमें ज़रूर कमेंट करें। और मेरे लायक अगर कोई सहायता आपको कुछ पूछना रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, जवाब आपका ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे नए बच्चे भी तैयारी करते हैं, उनको बहुत सारी क्वेरीज रहती है, तो बिल्कुल मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगा। टेलीग्राम चैनल लर्नर्स फेलो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF इसका आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ पूछना रहता है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ के वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग फ़ोन नंबर के लिए कहते हैं या कुछ पूछना है, तो देखिए कॉल पब्लिकली जो है वो फ़ोन नंबर देने से फिर अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी भी डिस्टर्ब होती है, इसलिए नहीं दे सकता। थोड़ी सी मजबूरी आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, जरा सा भी आपका इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड हुआ हो आपके नॉलेज में, है ना, कुछ नॉलेज आपका गेन हुआ हो, तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।